हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, इसके हम लोग आज डे 41 में आ चुके हैं और मिसलिनियस टाइप्स के ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास, है ना। तो 2016 से स्टार्ट करके 2018 के क्वेश्चंस तक हम लोग चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है बट बहुत आसान है। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है ना। सॉल्व करें एंड देन चेक योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज़ अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि ए और बी, ए बी जो है वो एक पेड़ का ट्रंक है, एक तना है, और ए वो पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राउंड से टच है, मतलब दिस इज़ योर ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज़ बीन ब्रोकन एट सी विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स। ठीक है, अब एक तूफान आता है, साइक्लोन आता है, और उसकी वजह से यहाँ पर लेट से दिस इज सी, और 12 मीटर की हाइट पर ये जो ट्रंक है वो टूट जाता है। ठीक, तो ब्रोकन पार्ट इज पार्शली अटैच्ड टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेज द ग्राउंड एट डी। अब होगा क्या कि यहाँ से ये टूटा तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज सी बी, ये इधर गिर जाएगा नीचे। ठीक है, वैसे ये पोर्शन बी है सी बी, बट ये ग्राउंड को टच कर रहा है कहाँ पर, डी पर। ठीक है, एंड टचेस द ग्राउंड डी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम, ये डिस्टेंस जो है वो आपको दी हुई है, दिस इज 5 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज व्हाट। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज ए सी प्लस, या आप कह सकते हैं ए बी, विच इज़ इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब ए सी तो आपको पता ही है 12, आपको सी बी निकालना है। अब सी बी कैसे निकालेगा, ये वाले ट्राइंगल में आप इसको एक ट्राइंगल की तरह लें। इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज सी बी बिकम्स अ हाइपोटेन्यूज। तो सी बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, आप उसको ए डी ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। सी बी, तो सी बी का स्क्वायर आपको निकालना है, ए सी का स्क्वायर दिस इज 12, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस ए डी इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25, तो यह आ गया 169, और सी बी इज़ अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज़ 13। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, 12 प्लस 13, सो यू गेट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक एज 25 मीटर्स। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस का अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चले लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रेस अ कंपटीटर हैज़ टू कलेक्ट 6 एप्पल्स which are kept in a straight line on a track and a bucket is placed at the beginning of the track which is a starting point. The condition is that the competitor can pick only one apple at a time, run back with it and drop it on in the bucket, full stop. If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance he has to run if the bucket is 5 meters from the first apple and all other apples are placed at 3 meters apart. ये वही चीज़ है जो आजकल आप लोग हो सकता है कि रील्स में या मीम्स वगैरह में भी देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर लेट से एक बकेट रखी हुई है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है और यहाँ पर आपके 6 एप्पल्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पहले एप्पल और बकेट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मीटर, और उसके बाद हर एप्पल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 मीटर्स। ठीक है, ये सब डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर्स। क्लियर। अब इसके बाद उसको करना क्या है, जहाँ पर बकेट रखी है वहाँ से स्टार्ट करना है दौड़ना, है ना, और एप्पल पर आना है, एप्पल यहाँ से उठाना है, वापस बकेट में डालना है, देन कम बैक अगेन, पिक अप द एप्पल, गो बैक, पुट इट इन द बकेट। तो ऐसे करने में कितनी डिस्टेंस वो टोटल मूव करेगा। ठीक है, देखो
फर्स्ट एप्पल के लिए ही हैज़ टू मूव 5 मीटर प्लस 5 मीटर, है ना, 5 मीटर एप्पल तक, फिर 5 मीटर बैक, दैट मीन्स टोटल 10। सेकेंड एप्पल के लिए 5 प्लस 3 8 और 8 बैक, दैट मीन्स 8 और 8 बैक मीन्स 16। थर्ड एप्पल के लिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 आगे 11 फिर बैक, दैट इज 22। और फोर्थ वाले एप्पल के लिए अगर आप चेक करेंगे तो फोर्थ वाले एप्पल के लिए 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 14, 14 फ्रंट में जाना फिर 14 बैक आना, यानी कि 28। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आप ये देखें कि आपको इन सब का टोटल डिस्टेंस निकालना है, इन सब का मतलब आपको ऐड करना है। तो 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस सो ऑन, और कितने टर्म्स हैं टोटल, जितने एप्पल्स हैं, देयर आर 6 एप्पल्स, सो 6 टर्म्स। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, नहीं हो गया, है ना। सम ऑफ एन एपी, है ना, 6 का डिफरेंस है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 6, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6 एंड फर्स्ट टर्म इज दिस। तो सम ऑफ 6 टर्म्स इज n by 2, दैट इज 6 by 2, 2a is 20, 10 into 2 plus n minus 1, n is number of terms, that is 6, 6 minus 1 is 5 into common difference is 6। ठीक है, तो ये हो गया 30 और प्लस 20 50, और ये यहाँ से कैंसिल हो गए 3, तो यानी कि ये बना 50 इंटू 3, दैट इज टोटल 150 मीटर्स ही हैज़ टू कवर। आप लेमन की तरह अगर आपको ये एपी का नहीं पता सम वाला फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली भी फिर इनको सारे निकालने के बाद लेमन तरीके से ऐड भी कर सकते हैं, यू विल अगेन गेट 150 मीटर्स ओनली। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, 150 मीटर्स। क्लियर है? ठीक है, चलें। और वो किसी भी ऑर्डर में एप्पल पिक करेगा, ठीक है, चाहे वो यहाँ से पिक करना शुरू करे पहले या यहाँ से पिक करे या कोई भी एप्पल किसी भी ऑर्डर में पिक करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है या कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। इफ़ यू फील, है ना, कंटेंट अगर आपको वर्दी लग रहा है तो आप कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने की, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी एंड वी रियली नीड इट। तो इसलिए अगर आपसे हो सके तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वन से मतलब पहले आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटेजी एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी वाई बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई। ठीक है, यानी कि पार्टी एक्स के कोई भी ऐसे सपोर्टर या समर्थक जो जेड को जानते हैं, ठीक है, और उसकी कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं, उनमें से किसी भी एक्स पार्टी के ऐसे सपोर्टर ने ये एग्री नहीं किया है कि पार्टी वाई के साथ अलायंस किया जाए। हालांकि उनमें से कुछ लोग, मतलब एक्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनमें से कुछ के पार्टी वाई में फ्रेंड ज़रूर हैं, बट वो अलायंस के लिए तैयार नहीं है। कौन लोग अलायंस के लिए तैयार नहीं है? पार्टी एक्स के ऐसे सपोर्टर जो जेड को जानते हैं और जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है बात? अब विद रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? कौन सा इनमें से ट्रू होना चाहिए? लेट्स अस चेक। फर्स्ट वन सेज सम सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर द अलायंस विद पार्टी एक्स। ठीक है, पार्टी एक्स के अलायंस जो है, पार्टी एक्स के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एग्री नहीं किया है। ठीक है, वाई के सपोर्टर्स ने एग्री किया है एक्स के साथ अलायंस करने के लिए या नहीं, ये कहीं पर मेंशन नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड वन सेज देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड। इस पर अभी होल्ड करें। थर्ड स्टेटमेंट देखें, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटेजी। ये तो गलत है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं जो एक्स की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया। लास्ट वन सेज नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, फिर ये भी गलत है। द सेकंड वन इज ओनली करेक्ट। ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं पार्टी एक्स के जिनके वाई में कुछ फ्रेंड्स हैं, तो यानी कि वाई पार्टी के भी कुछ ऐसे सपोर्टर्स होंगे जिनका कोई ना कोई एक फ्रेंड तो इधर होगा,
एक्स में, तो वही आंसर है। ठीक है, बी इज द आंसर। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी पर बेस। विद रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम सपोर्टर्स ऑफ एक्स पार्टी एक्स न्यू जेड। ठीक। सेकेंड वन, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज्ड जेड्स कैंपेन न्यू जेड। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। देखो पहला वाला तो करेक्ट है, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये तो करेक्ट है, तो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर, मतलब फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज हमें नॉट करेक्ट पूछा है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट और में क्या है, देखो थर्ड तो इसका मतलब गलत ही है कि नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन, वो तो दिया हुआ है कि कुछ सपोर्टर ऐसे हैं जो जेड के कैंपेन को सपोर्ट करते हैं, वो वाई के साथ अलायंस नहीं करना चाहते, तो थर्ड वन तो करेक्ट है इसका मतलब, है ना। अब सेकंड वाले पर बात आती है, सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज्ड जेड कैंपेन न्यू जेड, कि अब उसमें ये लिखा हुआ है, जो पीछे इंफॉर्मेशन दी है कि एक्स पार्टी के कुछ ऐसे सपोर्टर जो जेड को जानते हैं और जेड के कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं, है ना, उन्होंने इस बात पर एग्री किया है कि वो वाई पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। भले ही उनके वाई पार्टी में कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो वाई पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है। और यहाँ पर लिखा है कि सम सपोर्टर्स ऑफ एक्स, एक्स के कुछ ऐसे सपोर्टर्स जो जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, वो जेड को जानते हैं। ठीक बात है, वो जेड को जानते हैं, वो जेड की, क्योंकि पार्टी एक्स के कुछ ऐसे सपोर्टर्स होंगे जो जेड को जानते हैं, है ना, मतलब जेड को जानने वाले भी दो तरीके के होंगे, जो जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं और जो जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो सेकेंड वन इज गोज, थर्ड वन इज योर आंसर, सो थर्ड ओनली इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जो हमें साफ दिख रहा है कि कोई भी पार्टी एक्स का ऐसा सपोर्टर नहीं है जो जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, ये तो साफ साफ गलत है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक ये 2016 था, हाँ। नाउ वी मूव ऑन टू 2017। इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग, फिर वही है, स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन्स दिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, कि अच्छी आवाज़ अगर आपकी है, अगर अच्छा स्वर आपका है, तो वो एक नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहनी होगी ताकि आप इम्प्रूव करें और बेहतर करें और म्यूज़िक के क्षेत्र में, म्यूज़िक के फील्ड में आप आगे बढ़ सकें, एक्सेल कर सकें। ठीक है, तो कंक्लूजन कह रहा है कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड्स नर्चरिंग एंड केयर। सेकंड कह रहा है कि इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। देखो यहाँ पर बात हो रही है गुड वॉइस की, तो वॉइस अगर आपकी गुड नहीं है तो आप प्रैक्टिस करें या नहीं करें, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, ये बात यहाँ पर ज़रूर सपोर्टेड है कि नेचुरल गिफ्ट भी है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। नर्चर करने का मतलब वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, आप ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। तो दैट इज़ योर आंसर, सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, सेकंड वन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, कि अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है ना। क्लियर है बात? चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 3 पिलर हैं अलग अलग हाइट के, एक्स वाई और जेड, 3 पिलर हैं अलग अलग हाइट के। देर आर थ्री स्पाइडर्स ए बी एंड सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज साइमल्टेनियसली। 3 स्पाइडर्स ए बी और सी इनके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। ए क्लाइम्स ऑन एक्स बाय 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन। अच्छा, इन वन चांस, एक बारी में, एक चांस में ए जो है वो एक्स के ऊपर 6 सेंटीमीटर क्लाइम करती है, यानी कि +6 सेंटीमीटर क्लाइम करती है, लेकिन वो -1 सेंटीमीटर नीचे स्लिप कर जाती है। बी जो है वो वाई के ऊपर क्लाइम करती है +7 सेंटीमीटर, लेकिन वो स्लिप करती है 3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस मतलब ऊपर की तरफ जाना, क्लाइम करना, स्लिप मतलब माइनस मतलब स्लिप नीचे की तरफ गिरना। ठीक है, सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 +6.5 सेंटीमीटर एंड स्लिप्स बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर्स। अब सबको टॉप पर पहुंचने के लिए 40 चांसेस चाहिए
तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर, सबसे छोटे पिलर की हाइट क्या है। देखो इसको अगर आप इफेक्टिवली एक उसमें देखो, मतलब एक चांस में, ये इफेक्टिवली +5 सेंटीमीटर है ना, ये इफेक्टिवली +4 सेंटीमीटर है, और ये इफेक्टिवली +4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक हो गई बात। लेकिन आपसे बात की गई है 40 चांसेस की, तो आप सारे के सारे यहाँ से 40 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई इन 39 चांसेस। मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों। 39 चांसेस में ये कितना हाइट चढ़ गए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 39, मल्टीप्लाई बाय 39 एंड मल्टीप्लाई बाय 39। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। दिस बिकम्स 195, दिस बिकम्स 78 156 and this becomes 156 and 19.5, that is 175.5। ठीक है, ये हो गया 39 चांसेस में। अब जो 40th चांस आएगा, इन दी 40th चांस, 40th चांस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दी 40th चांस। 40th चांस में, क्योंकि 40th चांस में वो टॉप पर पहुंच जा रही है, मतलब वहां पर वो स्लिप नहीं हो रही है ना, तो +6 +7 और +6.5। ठीक है, तो +6 मतलब 201, +7 मतलब 163 एंड +6.5 मतलब 182। तो सबसे छोटा पिलर कौन सा है, दैट इज वाई। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले को आपको अलग इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाले केस में वो स्लिप नहीं होगी, यही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, कि 39 चांसेस तक तो ये चलता रहेगा कि वो चढ़ रही है फिर गिर रही है, चढ़ रही है फिर स्लिप हो रही है, फिर चढ़ रही है फिर स्लिप हो रही है। लेकिन 40th चांस में क्योंकि वो टॉप पर पहुंच गई हैं, तो यानी कि 40th चांस में वो सिर्फ ऊपर चढ़ रही है, बस वो स्लिप नहीं हो रही है वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 39, और लास्ट वाले में जितना वो सिर्फ ऊपर चढ़ रही है प्लस वाले वो ऐड कर रहे हैं, और जो शॉर्टेस्ट आएगा 163, दैट इज़ योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस ऑफ सोशल वेलबींग इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। ठीक है, राइट्स यानी कि अधिकार जो है वो कुछ ऐसी एडवांटेजियस कंडीशन है सोशल वेलबींग की जो किसी भी नागरिक या सिटीजन के ट्रू डेवलपमेंट या सही विकास के लिए इंडिस्पेंसिबल है, ज़रूरी है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। ठीक है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स बताना है हमें, मतलब अधिकारों की सही समझ क्या है। ठीक है, सही समझ या सही व्याख्या क्या है। राइट्स एम्स एट इंडिविजुअल गुड ओनली, राइट्स जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल गुड पर एम करते हैं, नहीं। राइट्स एम्स एट सोशल गुड ओनली, नहीं। राइट्स एम्ड एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, यस ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही लिखे हुए हैं। एंड राइट्स एम्स एट इंडिविजुअल गुड डिवॉइड ऑफ सोशल वेलबींग, गलत है ना, क्योंकि वही लिखा हुआ है कि राइट जो है वो सोशल वेलबींग की कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल या सिटीजन के लिए इंडिस्पेंसिबल है, ज़रूरी है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। आसान है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ CSET का लाइव क्लास ज्वाइन करें, है ना, 2026 के लिए या 2027 के लिए, तो हमारा जो नया बैच है वो 1 जून 2025 से शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी ये कोर्स लिस्टेड है। और अगर आप आज तक, मतलब 11 मई तक अगर इस कोर्स को एनरोल करते हैं आज रात 12 बजे तक, तो आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9150449990। ठीक, क्लियर है बात। और अगर आप 2026 या 27 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, है ना, रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
फिर से वही है, एक स्टेटमेंट दो कंक्लूजन्स। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द टू कंक्लूजन्स दैट फॉलो। स्टेटमेंट है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, मॉर्निंग वॉक जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कंक्लूजन, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन सभी हेल्दी लोग, जितने भी हेल्दी लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, वो सभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ये क्या मतलब है? सेकेंड वन, मॉर्निंग वॉक इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, है ना, कि अब गुड हेल्थ अगर आपको मेंटेन करनी है, अगर आपको अपना अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना है, तो उसके लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर बिकम्स डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिनों पहले किया हुआ है, ठीक है। वो बॉल्स वाला आपको अगर याद हो तो, है ना, बॉल्स वाला था या क्या वाला था एग्जैक्टली, या रुपीज़ में कुछ था शायद, हाँ रुपीज़ में कुछ था, कि कुछ लोगों के पास कुछ रुपीज़ हैं, वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि 6 बॉयज़ हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? दे प्ले अ गेम ऑफ कार्ड, ईच हैज़ अ पैक ऑफ 10 कार्ड। सबके पास 10-10 कार्ड्स हैं, ठीक है। इनिशियली सबके पास 10-10 कार्ड हैं। अब क्या हो रहा है? एफ बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम ए। एफ ने 2 कार्ड ए से बोरो किए, तो एफ के पास +2 हो जाएंगे, ए के पास -2 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कार्ड वहाँ से ए से एफ को चले गए। एफ बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम ए एंड गिव्स अवे 5 कार्ड्स टू सी। तो एफ जो है वो 5 कार्ड किसको दे रहा है? सी को। तो यहाँ से -5 और सी में +5, ठीक। नेक्स्ट, हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी। हु इन टर्न मतलब सी। सी जो है 3 कार्ड बी को दे रहा है, तो +3 और यहाँ पर -3, ठीक है। वाइल बी गिव्स 6 कार्ड टू डी। अब डी बी ने 6 कार्ड यहाँ दिए, सो दिस बिकम्स माइनस, बी दे रहा है क्या? बी गिव्स 6 कार्ड टू डी, हाँ +6, ठीक। एंड हु पासेज ऑन 1 टू ई, यानी कि डी जो है वो एक कार्ड यहाँ दे रहा है, सो दिस बिकम्स -1। क्लियर? अब किसके पास कितने कार्ड हैं यहाँ पर आप ऐड कर लें। दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 13, ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक, लेट मी जस्ट, एक मिनट। वो -3 तो ठीक था, एक मिनट। बी गिव 6 कार्ड टू डी। बी जो है वो 6 कार्ड डी को दे रहा है, तो बी में से माइनस होगा ना, जो +6 होगा डी में वो विल बी माइनस फ्रॉम बी, सॉरी, ठीक है। तो इसके कार्ड हो जाएंगे कितने? 10 + 3 13 -6 7। सी के पास हो जाएंगे 15 - 3 12। इसके पास हो जाएंगे 16 - 1 15। इसके पास हो जाएंगे 11 और इसके पास हो जाएंगे 10 + 2 -12 - 5 इज 7, ठीक है। अब कह रहा है देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पजेस्ड बाय डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड्स पजेस्ड बाय डी। और ई के पास जितने कार्ड हैं उतने कार्ड किसी और के पास हैं। किसके पास है? तो डी और ई के पास हैं 15 + 11 दैट इज 26। अब बाकी 26 कार्ड्स किस किस के पास है? आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ए बी और सी के पास, ए बी और सी नहीं, देखो ए और बी के पास तो 20 है, मतलब ये इन तीनों को ऐड करोगे तो 20 + 7 27 है, ये नहीं है ऑप्शन, दिस इज नॉट द आंसर। बी सी और एफ, बी सी और एफ, बी के पास 7, सी के पास 12 19 और 7 6, यस ये है 26। बाकी भी चेक कर रहे हैं ए बी एफ, ए बी एफ, ए के पास है 8 और 7 15 और 7 22, नहीं 26 चाहिए आपको। ए सी और एफ, ए सी और एफ, ए के पास सी के पास 20 और 27 नहीं, यू रिक्वायर 26 कार्ड, सो आंसर इज बी, बी सी एफ, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मैं कहूँगा आउट ऑफ द लीक है ना, कि यूपीएससी इस तरीके के सवाल जनरली स्टैटिस्टिक्स के पूछता नहीं है, बट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इफ़ फॉर अ सैम्पल डेटा मीन इज़ लेस देन मीडियन इज़ लेस देन मोड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक है, स्क्यूड टू द राइट है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यूड और स्क्यूड टू द लेफ्ट। देखो सबसे पहले तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड, ठीक है। आपके पास कोई भी अगर सैम्पल डेटा दिया हुआ है, रैंडम डेटा, तो मीन बेसिकली क्या होता है? मीन तो हम लोग एवरेज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मीन इज़ नथिंग बट एवरेज।
कि सारे का सारा जो डेटा दिया हुआ है उसको आप सम करें, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, यू गेट दी मीन। ठीक। मीडियन का मतलब होता है कि जब आप उस डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लेट से असेंडिंग ऑर्डर में पूरे डेटा को आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो जो सेंटर डेटा होता है, ठीक है, सेंट्रल डेटा जो होता है दैट इज नोन एज मीडियन। और मोड का मतलब होता है कि ऐसा डेटा विच इज अकरिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, या आप कह सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो डेटा है दैट इज नोन एज मोड। ठीक। अब यहां पर दिया हुआ है कि मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, तो इसका आंसर वैसे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, इसका आंसर जो है इट इज डी, दैट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट। ठीक है, बट ये 3 डायग्राम आप चाहें तो ज़रूर बना लें। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। या रुकिए पहले, देखिए जिसमें ऐसा होता है सेंटर, मतलब सेंटर में बल्ज होता है, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड इज इक्वल टू मोड, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर। सेकंड जो कर्व है, अगर वो इस तरफ को है, ऐसे ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, अंतर दिख रहा है दोनों में, यहां पर आपका मीन है, मतलब ये ऐसे करके वैल्यूज होंगी इसमें। ठीक है, यहां पर आपका मीन है, दिस इज योर मीन। ठीक है, मीडियन तो हमेशा सेंटर में ही होगा बिकॉज मीडियन तो सेंटर वैल्यू ही है, दिस इज मीडियन। और जो ये पीक है ये हमेशा मोड होगा, बिकॉज मोड का मतलब ही वही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा। तो यानी कि अगर मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, इसको कहा जाता है लेफ्ट स्क्यूड कर्व। लेफ्ट स्क्यूड कर्व। ठीक है, लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं या इसको नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर कर्व इस तरीके का हो, ठीक है, कर्व अगर इस तरीके का हो कि दिस इज योर मोड, ठीक है, दिस इज योर मीडियन, मीडियन तो सेंटर पे ही आएगा, एंड दिस इज योर मीन। ठीक है, वैल्यूज तो यहाँ पर लिखी होंगी ना कि मोड क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है। अब इस केस में क्या हो गया कि मीन सबसे बड़ा हो गया, मीन इज हाईएस्ट, देन देयर इज मीडियन एंड देन देयर इज मोड। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इट इज अ राइट स्क्यूड कर्व। राइट स्क्यूड कर्व, या इसको पॉजिटिव स्क्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये 3 कर्व आप नोट कर सकते हैं। वैसे यूपीएससी ने पता नहीं क्यों ये सवाल पूछा है 2017 में, आई डोंट नो, है ना। स्टैटिस्टिक्स का तो कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है ही नहीं, बट यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं, है ना। तो फिलहाल आप ये चीज़ नोट कर लें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर। अगर आपका मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, मोड सबसे बड़ा है, दैट मीन्स इट्स अ लेफ्ट स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड कर्व। अगर आपका मोड सबसे बड़ा है, ये सॉरी, मोड सब मीन सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा और मोड सबसे छोटा है। सबसे छोटे का मतलब है वैल्यूज़ आपको एक्स एक्सेस पे दिखाई देंगी। ठीक है, मोड तो ऑलवेज जो कर्व का टॉप है दैट विल ऑलवेज बी मोड, क्योंकि मैंने बताया ना मोड का मतलब क्या है, जितना भी आपको डेटा दिया गया है उसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा है। लेट से आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उन नंबर में सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है 3, देन 3 बिकम्स योर मोड, है ना, बिकॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा इज द मोड, है ना। क्लियर है, समझ गए बात। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट। मैंने आपको बताया मीन इज लेस देन मीडियन इज मोड, इट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट। ठीक है, हमेशा कर्व का जो पीक है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑलवेज मोड, है ना। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन भी अभी हमने कुछ दिनों पहले ही किया है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सम इन दी अबव सम, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है। तो उस दिन भी मैंने इसको x से रिप्लेस कर लिया था, लेट्स रिप्लेस दिस विद अगेन x, दैट इज 1x, दिस इज 2x, दिस इज x3, दिस इज x1, और इसके नीचे है 2 1x। अब देखो x x x 3x प्लस 4 इज इक्वल टू
एक्स आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो एक्स आनी चाहिए। अब आप एक एक करके वैल्यू रखें, 4 रखेंगे तो 4 और 3 12, 4 3 12, 12 प्लस 4 इज 16, है ना। आपने एक्स की जगह अगर यहाँ पर आप 4 रख रहे हैं तो यू आर गेटिंग 6 ईयर, तो नॉट पॉसिबल। अगर आप एक्स की जगह 5 रखते हैं तो यू गेट 15, 15 प्लस 4 इज 19, यू आर गेटिंग 9 ईयर, नॉट पॉसिबल अगेन। ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। 6 रखेंगे तो 18, 18 4 22, यू आर गेटिंग 2 ईयर, नॉट पॉसिबल। 8 रखेंगे, 8 रखेंगे बिकम्स 24, 24 प्लस 4 इज 28, येस दिस इज पॉसिबल। सो योर आंसर इज, बस ऐसे ही इसमें आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट ऐसे ही चेक कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए, ये 2018 के क्वेश्चन हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द नंबर एट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। ये बड़ा आसान पैटर्न है, अगर आप इसको समझ पाए तो। दिस प्लस दिस एंड माइनस दिस, ठीक है। 8 प्लस 4 12, माइनस 6 इज 6, 10 प्लस 6 इज 16, माइनस 5 इज 11, 15 प्लस 8 इज 23, माइनस 7 इज 16, सो 13 प्लस 8 इज 21, माइनस 4 इज 17, सो यहाँ पर क्या आएगा 17। बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, अगर आपको पैटर्न पता लग गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर नहीं पता लगता है तो फिर इट इज़ थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स वेरी इजी। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 2018 का ही है। बुक सेलर सोल्ड a number of geography textbooks at the rate of rupees x per book, a plus 2 number of history textbooks at the rate of rupees x plus 2 per book, and a minus 2 number of mathematics textbooks at the rate of rupees x minus 2 per book. What is the total sale in rupees? अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले हम लोगों ने वो एक सर्कस का या किसी शो के टिकट्स की बात की थी कि 420 टिकट टोटल बिके हैं, उसमें से इतने टिकट इतने रुपए में बिके हैं, इतने इतने बिके हैं, और टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल। ए बुक सोल्ड हुई है एक्स रुपीज़ में तो इतना पैसा आएगा, ए प्लस 2 बुक सोल्ड हुई है एक्स प्लस 2 के हिसाब से तो इतना पैसा आएगा, और ए माइनस 2 बुक सोल्ड हुई है एक्स माइनस 2 के हिसाब से तो इतना पैसा आएगा। बस मल्टीप्लाई करो और जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेना। दिस बिकम्स ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4 प्लस ए एक्स अगेन माइनस 2x माइनस 2a प्लस 4, ठीक है। माइनस 2 बिकम्स प्लस 4। अब यहाँ से देखो, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, ax बिकम्स 3ax एंड प्लस 4 बिकम्स प्लस 8। तो आंसर इज ऑप्शन बी। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई एंड जस्ट कंसोलिडेट, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपनी जो बेसिक्स क्लास करते हैं ना, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। बिकॉज वो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए आप एप्लीकेबल हो रहा है। उस समय कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि बेसिक्स भी हम लोग बहुत लंबे दिनों तक पढ़ते हैं, है ना, तो लोगों को लगता है कि यार हमें ये सिखाया जा रहा है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बट वो क्वेश्चंस में आ रहा है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट वही है, दिस इज़ नथिंग बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स, है ना। चलिए, let's see the last question of the day. It's again a very easy question. A lift has the capacity of 18 adults or 30 children. एक लिफ्ट की जो कैपेसिटी है उसमें या तो 18 एडल्ट जा सकते हैं या फिर 30 बच्चे जा सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स? 12 एडल्ट्स के साथ कितने बच्चे जो हैं वो लिफ्ट बोर्ड कर सकते हैं? देखो, कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 18 adults is equivalent to you can say 30 children, है ना, क्योंकि या तो 18 एडल्ट जा सकते हैं या 30 चिल्ड्रन जा सकते हैं, ठीक। तो इसके हिसाब से आप कहें कि 6 एडल्ट्स विल बी इक्विवेलेंट टू 6 एडल्ट्स, क्योंकि अभी आपको पता लगेगा, ठीक है, मतलब बोथ साइड्स डिवाइड बाय 3, तो 6 एडल्ट्स विल बी इक्विवेलेंट टू 10 चिल्ड्रन। अब इन 18 एडल्ट्स को मैं 12 एडल्ट्स प्लस 6 एडल्ट्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 12 एडल्ट्स तो ले जाने ही है ना। 12 एडल्ट्स के साथ कितने बच्चे जाएंगे वो बताना है, तो 12 एडल्ट्स तो ठीक है, उसके साथ 6 एडल्ट जा सकते हैं, और 6 एडल्ट्स इज इक्विवेलेंट टू 10 चिल्ड्रन, तो 6 एडल्ट्स के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं? 10 चिल्ड्रन, ठीक है। क्लियर हो गया?
ध्यान रखना कि 12 एडल्ट के साथ 12 एडल्ट के साथ भेजना है ना। तो 12 एडल्ट के साथ 10 बच्चे जाएंगे। अगर 12 एडल्ट की जगह भेजना होता कि जितने में 12 एडल्ट जा सकते हैं उतने में कितने बच्चे जाएंगे, तो आंसर वुड हैव बीन 20, क्योंकि 6 एडल्ट सॉरी 6 एडल्ट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे 2018 में। अभी हम लोग चल रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, वी विल टेक देम अप टुमारो। और अभी हमारे पास 4 दिन इस सीरीज़ के और हैं, वी विल फिनिश अप विद ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, या प्रैक्टिस आपकी हो रही है, या कंटेंट या हमारी मेहनत आपको वर्दी लग रही है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी रियली नीड इट। ठीक है, तो बाकी कल तो फिर वही रहेगा, मिसलिनियस पार्ट 6 के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे अगले 4 दिन हम लोग, और बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कल जैसा मैंने आपको बताया था कि पेपर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के मन में, बट अभी फ़िलहाल वही स्थिति है कि मतलब कल से थोड़ा सा स्थिति जो है वो बेटर है ना। सीज़ फायर वगैरह हुआ है, तो उसके बाद कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ जो कुछ बताया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम को लेकर ये नहीं समझना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा। ठीक है, आप 25 तारीख की ही डेट को फिक्स मान के चलें, है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी की तरफ से। अदरवाइज़ आप वही डेट मान के चलें, और स्थिति अगर इसी तरीके से शांति बनी रहती है, सामान्य रहती है, तो पेपर 25 तारीख को ही होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट संडे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करने की कोशिश करें, और अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स तक हमारे इन सीरीज़ के बारे में या जो हमारा कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग ज़रूर पहुंचाएं। तो हम लोग मिलते हैं कल को, और अपने कमेंट्स, हाँ अपने कमेंट्स और अपने जो भी आपके कुछ बातें आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, या हमने जो एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है इस सीरीज़ के लिए डेडिकेटेडली, आप उस पर भी अपनी बात कह सकते हैं हम तक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।